नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारे 8 टेस्ट हो चुके हैं। इस सीरीज के 9वां टेस्ट चल रहा है, ये शुरू होने वाला है। और ये टेस्ट पॉलिटी है और अप्लाइड, मतलब और भी कुछ सब्जेक्ट इसमें मिक्स होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के ही होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो लाइक तो ज़रूरी कर देना अगर कंटिन्यूस देख रहे हो तो। और अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो 1.25 पे देखना या फिर 1.5 पे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विद रेफरेंस टू प्लाज्मा वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, प्लाज्मा का सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लाज्मा होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है, वैसे ही चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा। एक तो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया लॉन्च किया, वो बोल रहे हैं कि न्यू स्टेट ऑफ मैटर है, उसको टोपोलॉजिकल स्टेट कह रहे हैं। वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, तो वो करंट का है पार्ट, देख लेना एक बार। तो इसको पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू प्लाज्मा वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज इलेक्ट्रो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोपोगेट्स थ्रू प्लाज्मा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होता है, साउंड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर जब ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो इन जेनरिक मोटा मोटी हम कह सकते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो अगर और प्लाज्मा निकलता कहाँ से है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो सन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सन है तो उससे जो रेज आ रही हैं, तो सन एक प्लाज्मा है, तो उससे जो वेव्स आएंगी उसको हम प्लाज्मा वेव मान सकते हैं। तो जो सन से किरणें आती हैं वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो प्रोपेगेट थ्रू प्लाज्मा ये हो सकता है, सही है। रिसेंटली प्लाज्मा वेव्स वेर ऑब्जर्व्ड इन अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो, जो ऑरोरा बोरियोलिस होता है उधर आर्कटिक के पास में, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब सूरज की वो रेज आती हैं, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो सोलर फ्लेयर आते हैं धरती पे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा धरती के ऊपर। तो ऑरोरा बोरियोलिस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है। तो ये हुआ होगा, मैग्नेटोस्फीयर में दिखा होगा रिसेंटली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट कैन डिस्टर्ब द सराउंडिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और अलग से कुछ बाहर से आ रहा है, तो वेव आपस में जब मिक्स करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा दोनों में। तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि डिस्टर्ब करेगा। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, किसी पीवाईक्यू में देखना होगा कि जब सोलर फ्लेयर आता है धरती पे तो क्या क्या परेशानियां कर सकता है। तो उसमें वोल्केनो, सुनामी, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल थे। उसमें एक ये भी ऑप्शन था कि क्या सिग्नल भी खराब करेगा, तो बिल्कुल करेगा। जब भी ऐसा बहुत बड़ा सोलर इवेंट होगा अगर कुछ, तो धरती पे जो सिग्नल्स होंगे, रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल, ये सब खराब हो जाते हैं। तो इसका आंसर तीनों ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्लाज्मा का एग्जांपल अगर हम लें तो स्टार हो गया, जैसे कि सूरज हो गया, तो ये प्लाज्मा का ही बना होता है। और अगर हम रियल लाइफ में लें तो जो टीवी होता है, हमारे यहाँ प्लाज्मा टीवी भी होता है, वो भी हो सकता है। तो कई सारे एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ेंगे नहीं, एक आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ लेंगे। फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ देखा है मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर में, मार्स पे देखा होगा। प्लाज्मा वेव क्या होती है? कलेक्टिव ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंपोज ऑफ आयनाइज्ड एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मैंने देखो बताया एकदम साधारण भाषा में बताया, इसमें लिखा है थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स लिखा है। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये तो पता ही होना चाहिए। और वो जरूर पढ़ लेना जो मैंने बताया, टोपोलॉजिकल स्टेट वाला, जो अभी 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था सत्या नडेला ने ट्विटर पे भी। माइक्रोसॉफ्ट का नया आया अभी, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उसको वो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि वो नया स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट कह सकते हो। अभी उस पर रिसर्च चलेगा काफी टाइम। तो ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। विद रेफरेंस टू वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, वेटलैंड का जब भी वेटलैंड नाम आता है हमें पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड होगा कुछ ज़्यादातर। तो ये क्या बोला अभी देखते हैं। इट इज अ वॉलंटरी स्कीम अंडर द रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल ठीक है। वेटलैंड, देखो ये एक्रेडिशन देते हैं कि कुछ ऐसे विशेष वेटलैंड होते हैं जिनको कुछ मान्यताएं दी जाती है। जैसे ब्लू फ्लैग बीच सुना होगा, बीचेस को मिलता है, वैसे ही वेटलैंड को ये मिलता है, रामसर कन्वेंशन देता है। और ये वॉलंटरी, ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ये वॉलंटरी है, तो ये सही है। नो इंडियन सिटी हैज सो फार बीन एक्रेडिटेड अंडर द प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार प्रयास कर रही है बहुत, जैसे लेक सिटी है ना, भोपाल है, और लेक सिटी कौन सा राजस्थान में, उदयपुर है, इन लोगों को शामिल कराने का प्रयास कर रही है भारत सरकार, लेकिन अभी सफल नहीं हुए लोग। तो अभी ये तो सही कह सकते हैं फिलहाल के लिए। और ये ऊपर वाला सही, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा 1 और 2। देखते क्या दिया आंसर। एक सेकंड, सेकंड का सी दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया भी है, इंदौर को भी शामिल कर, इंदौर में भी लेक है पता नहीं, भोपाल में तो है ही और उदयपुर में है ही। भोपाल में है ना एक जहाज महल कहते हैं उसको वहाँ पे। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन मिलता है रामसर कन्वेंशन के अंदर। रामसर कन्वेंशन में पता है 2 फरवरी 1972 को आया था, रामसर ईरान में है। और ये
कोलेबरेट करके IUCN के साथ में ये देते हैं वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। और भारत का भी इसका काम क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड बढ़ाना, ये सब तो हम बना के लिख सकते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक भारत का कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज शामिल कराने के प्रयास में है भोपाल, उदयपुर और इंदौर को। ये हो भी जाएगा, बढ़िया शहर है। तो अगला प्रश्न हम करते हैं। Question number 3. Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly, by parliamentary democracy, we mean one man, one vote, ensuring universal adult franchise to all the citizens in the Constitution, by which the following amendment acts age of voting rights were changed from, अच्छा 18 से 21 साल से 18 साल वोटिंग एज कर दिए थे। आदरणीय राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, वो प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे 61st अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ये तो पहले आ गया था काफ़ी इमरजेंसी के टाइम पे। और 69 तो ये दिल्ली वाला है, जिसमें दिल्ली को राज्य बनाया था। तो 61st होगा इसका आंसर। देख लेते हैं। राजीव गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था उन्होंने कि एक आदमी, एक व्यक्ति को एक वोट होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि, तो ये 18 को मानते हैं कि वोटिंग करने का विवेकाधिकार लोगों के पास आ जाना चाहिए। ये मान के लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया था। 9th थर्ड का आंसर होना चाहिए सी, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ पे पूरा कोट लिख दिया फिर से दोबारा से। और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू ऑल सिटीजन्स। देखो बहुत सारे विकसित देशों में सबको सिटीजन्स वोटर राइट नहीं मिला था, उनके स्वतंत्रता या जब भी वो बढ़े थे आगे तब। लेकिन भारत में आज़ादी के तुरंत बाद ही दे दिया था। US UK में भी बहुत लेट मिला था। तो यहाँ पे 21 से 18 कर दिया। 61st अमेंडमेंट। प्रधानमंत्री याद रखना उस टाइम पे श्री राजीव गांधी जी थे। अगला प्रश्न करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा इसको बढ़ा के बताती रहती है कि हमारे टाइम पे हुआ है, तो अच्छी बात भी है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following articles of the DPSP deals with separation of judiciary from executive? इसका आर्टिकल 50 होता है। तो इजी क्वेश्चन, देखो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। ऐसे याद कर लेना कि 50-50 हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इसको याद करने का बहुत इजी तरीका यही है कि 50-50 बांट लेंगे। क्या बांट लेंगे? पावर बांट लेंगे। तो 50% सरकार रख लेगी, 50% जुडिशरी रख लेगी। तो ये बिल्कुल ईजी है, आसान याद करने का तरीका। और 51 तो वही है, इंटरनेशनल पीस वाला है। और ये तो DPSP का पार्ट है। और ये अमेंडमेंट हुआ था कुछ बाल श्रम कानून का था, 43 ए वाला। 51 याद रखना इंटरनेशनल पीस है, और 51 ए है जो हमारा वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 50 होगा इसका आंसर। ये देखो इनका अप्लाइड टेस्ट है, और ऐसे इजी क्वेश्चन दे रखे इन्होंने। 4th का आंसर डी है। 50 आर्टिकल जिसमें कि अलग अलग पार्ट कर देता है। 43 ये तो अच्छा ये चिल्ड्रन वाला नहीं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है। मतलब ये जहाँ पे ए लिखा हो ना, समझ जाना कि अमेंडमेंट हुआ है बाद में कभी, ठीक है। जैसे कि 51 ये है, देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। अब यही जब 51 एक कर देगा तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न हम करते हैं, जिसमें 11 ड्यूटीज है। Consider the following statement: the fundamental duties are confined to citizens only, do not extend to foreigners. Fundamental duties foreigners पे extend तो नहीं होती है, बात तो सही है, तो ये ठीक है। The Constitution provides for legal sanction against violation of fundamental duty. Legal sanction तो नहीं है ना, कोर्ट तो नहीं जा सकते कोई फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करे तो ये भी ठीक है। मतलब प्रोवाइड नहीं करता है तो ये गलत है। और ये वाला तो ठीक था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। हाँ ये ठीक है। देखो पहले नहीं था, लेकिन एक कोई जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला था कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज कर सकते हैं, तो ये ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली थ्राइस सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं थ्राइस नहीं है, 2 बार हुआ है शायद। मतलब 3 बार तो नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है शायद, मुझे जहाँ तक याद है 2 बार हुआ है। तो इसको गलत मानेंगे, इसको गलत मानेंगे, 1 और 3 आंसर मानेंगे, तो 1 2 आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर कोई और भी हम चुन लेते हैं, तो अगर हमारा लगता है कि ये सही है, तो कभी कभी गलत वाले भी सही हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ऑप्शन में, और सही वाले भी गलत हो जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका 2 और 4 गलत है। तो देखते हैं। 5th का बी ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, वो वही उसके बाद इमरजेंसी के बाद आया था ये, कि कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए लोगों में। इनिशियली 10 था, बाद में वो पढ़ाई, छोटे बच्चों का पढ़ाई वाला आया था 2002 में। श्रद्धेय अटल जी के टाइम पे आया था ये 2002 में। तो इसमें वही था कि अब 14 साल के नीचे बच्चों को पढ़ाना है। 86 अमेंडमेंट था ये, तो ठीक है। हमने लिया है USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी फिलहाल 11 है यहाँ पे दिया देखो। और हमें देखना क्या था, कि क्या देखना था हमें, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज बोथ आर ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। और ये कोर्ट को डिटरमाइन करने में मदद करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। 1992 में कोई कोर्ट की रूलिंग है, देखो यहाँ पे
गलत कौन सा था, फोर्थ का दिया नहीं है इन्होंने क्या, ये फोर्थ सही है कि गलत है, फोर्थ इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो मतलब सही था हमारा 1 और 3 आंसर है उसका। तो यहाँ पे 2 गलत है और फोर्थ गलत है, 1 और 3 सही है, तो हमारा सही था। अगला प्रश्न करते हैं। विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट, देखो सोशलिस्ट टर्म पहले नहीं था हमारे संविधान में, इसको बाद में ऐड किया गया था बहुत 1976 में। It was omitted at a later stage from the original text of the preamble. Which of the following statement best describe the reason for its omission? It was omitted on account, मतलब ये लिखा है यहाँ पे कि सोशलिस्ट को बहुत विचार करने के बाद भी अपने संविधान में उसको सम्मिलित नहीं किया गया था, उसका कारण क्या है ये पूछना चाहते हैं। It was omitted on account of the strong influence of the American capitalists, ये गलत बात है, कोई ऐसा कोई बात नहीं थी। It was against the principle, देखो ये चाहते थे कि भविष्य में देश कैसा हो ये आगे अपना निर्धारित कर लेंगे जैसा होगा। It was against the principle of democracy for the constitution to decide the kind of society people want to live, हाँ यही बात है, क्योंकि ये जो संविधान निर्माता थे यही चाहते थे कि लोग अपना देख लेंगे आगे चल के, अभी हम उन पे थोपेंगे नहीं सोशलिस्ट या कुछ भी ऐसा। उस टाइम पे तो सेक्युलर भी नहीं इंक्लूड किया था, बाद में अमेंडमेंट करके सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट एक ही साथ ऐड किया था, तो ये बात सही लगती है और भी पढ़ लेते फिर भी। इट वॉज ओमिटेड ऑन टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस टाइम प्राइवेट सेक्टर का क्या ही था। इट वॉज सीन एज माइनॉरिटी अपीजमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर माइनॉरिटी अपीजमेंट तो वो करते हैं ना सेक्युलर अगर लिखते, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा है सोशलिस्ट, देखो यहाँ पे सोशलिस्ट लिखा है, तो इसका आंसर भी होना चाहिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से लंबी चौड़ी कहानी लिख दी, इतना याद रखना कि मेन उनका यही उद्देश्य था कि सोसाइटी डिसाइड कर लेगी जैसा उनको रहना होगा, हम उन पर कुछ थोपेंगे नहीं, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इन्होंने कहा ऐसा। अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे ना, इनका नाम तो थोड़ा याद होता नहीं ज़्यादातर, लेकिन एक इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं कि एलिमिनेट करने में आसानी होगी। जितने नाम हैं वो सारे नाम धार्मिक हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर हैं सभी नाम ज़्यादातर भगवान कृष्ण से रिलेटेड हुए हैं, मतलब धार्मिक नाम है किसी किसी या किसी भी धर्म से भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे सैयद मोहम्मद सदाउल्ला ये भी धार्मिक नाम है उनके हिसाब से, तो ठीक है। डॉक्टर के एम मुंशी, ये धार्मिक नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन के एम मुंशी का पूरा नाम था कृष्ण, कृष्ण कुछ करके था, तो ये नाम ठीक है। वैसे याद कर लेना ये लिस्ट, मैं बस ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल इनमें भी आ रहे थे, ये भी ठीक है। अब बी एन राव में इनके पूरे नाम में भी कहीं धार्मिक नाम नहीं आता है, तो इस हिसाब से हम एलिमिनेट करें तो बी एन राव को एलिमिनेट कर देंगे। वैसे भी बी एन राव कुछ और कमेटी के अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो अगर पता है तब तो ठीक है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया वैसे भी एलिमिनेट करके करना चाहो तो कर सकते हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, इसमें सारे के सारे नाम धार्मिक हैं, एक्सप्लेनेशन में देखो दिया होगा तो देखते हैं वहाँ पे बढ़िया से दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी देखो 3 ही आंसर है, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसलिए वो होगा नहीं। अब देख लें, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन तो सबको पता होता है, गोपाल स्वामी अयंगर देखो धार्मिक नाम, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, इनका भी नाम पूरा देख लेना, जहाँ तक मुझे याद है के एम का कुछ फुल फॉर्म धार्मिक ही होगा। डॉक्टर सैयद मोहम्मद, इनमें मोहम्मद आ रहा है, और इनमें देखो माधव आ रहा है, इनमें कृष्णामाचारी आ रहा है, तो सबके नाम लगभग धार्मिक ही है। और इन्होंने माधव राव ने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, डॉक्टर डीपी खेतान को कृष्णामाचारी जी ने रिप्लेस किया था, तो ये नाम होते तो थोड़े में याद करने में कठिन होता एलिमिनेट करने में, लेकिन अभी इतने जो नाम है एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। अब इनका वो बताया कि कौन कौन क्या था, देखो बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर। अगला प्रश्न, मतलब ये कानून के दांव पे बताने वाले थे कि कुछ ऐसा ये कर सकते वो नहीं कर सकते। अगला प्रश्न हम करते हैं। विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, देखो इसमें क्या होता है, सबसे कई तरीके के होता है ना, जैसे ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। ओलिगार्की होते हैं जहाँ पे हमने पिछले किसी टेस्ट में भी किया था, धनी लोगों का, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहता है। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, जब गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं धनी लोग। ओलिगार्की भी होती है और उससे भी आगे बढ़ के जो अलग लेवल का हो जाता है उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे यूएस में कह सकते हैं कि जो टेक बिलियनियर्स हैं, जैसे कि इलॉन मस्क को ले लो या और भी, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं इनडायरेक्टली सरकार को, डोनाल्ड ट्रम्प को, ऐसा मानना है, कहना है विपक्ष का वहाँ के। तो उसको अगर पैसे वाले लोग कंट्रोल करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। तो सिस्टम ऑफ रूल
बाई पॉलिटिकली करप्ट पीपल, ये तो गलत है, पैसे वाले का होता है। प्लूटो का मतलब ये होता है धन, ग्रीक शब्द में। और क्लेप्टोक्रेसी होता है जब कुछ राष्ट्र के पास रिसोर्सेज हों और उसको लूटा जा रहा हो अपने फायदे के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान ले लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे ऐसा लूटपाट मचा ही रहता है, वहाँ की जो पार्टी है, क्या नाम है उसका, PMLN, तो उस पर ऐसे आरोप लगते हैं कि अपने फायदे के लिए देश को लूट रहे हैं। या फिर अफ्रीका के भी देशों का ले लो, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्गो वगैरह, जहाँ पे बहुत सारा धन तो है लेकिन फिर भी दिक्कत है। तो सिस्टम ऑफ रूल बाय वेल्दी पीपल तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और करप्ट पीपल इसको कह सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो ये गलत है ये भी। टेक्नोक्रेसी में जहाँ पे टेक्निकल लोग, टेक्निकल एक्सपर्ट रूल करेंगे तो ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्ट में फिर से हम इलॉन मस्क का एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने वो उनको डॉज में बना दिया है वहाँ पे। तो प्लूटोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी दोनों में यूएस का एग्जांपल लिख सकते हैं हम। तो ये तीसरा वाला सही है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3, आंसर इसका ही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये प्लूटोक्रेसी देखो मैंने बता दिया, क्लेप्टोक्रेसी बताई दिया, टेक्नोक्रेसी बताई दिया, तो कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ सॉफ्ट स्टेट। देखो सॉफ्ट एक होता है सॉफ्ट पावर होता है, एक होता है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट पावर तो पता ही होता है, हार्ड पावर होता है आपके पास मिसाइल बंदूक ये सब हो। और सॉफ्ट पावर होता है जैसे कि आप अपने प्रभाव दूसरे देशों पे डाले बिना कुछ हथियारों का प्रयोग किए। जैसे कि बॉलीवुड हो गया भारत में, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, ये सब भारत का सॉफ्ट पावर है, लोग इससे आकर्षित होते हैं बाहर के। तो यहाँ पे पूछा सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट मतलब वो होता है कि कुछ ऐसी चीजें देश में चल रही है, सरकार जानते हुए भी कि ये बेकार है, उसको लोगों को सिविक सेंस ना होने के कारण उसको संभाल नहीं पाया, लैक ऑफ ऑर्डर गवर्नेंस कहते हैं जो। तो उसको सॉफ्ट स्टेट कहते हैं कि मतलब वो उनके खिलाफ एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कानून होते हुए भी, जानते हुए भी गलत हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही उतना। नॉन पोजिशन ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड वॉर वेपन्स, ये तो सॉफ्ट पावर जैसा कुछ है, तो ये गलत है। पुअर एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मान लो लोग ट्रेन में जा रहे हैं, एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए, लोगों के पास AC का टिकट हो ना हो वो ट्रेन में चढ़ जाने, सरकार को पता है गलत है, लोगों को भी पता है गलत है, लेकिन मजबूरनवश या फिर ट्रेन में सीट ना होने के कारण सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे, या फिर लोग बाहर कचरा फेंक रहे हैं, ऐसे नियम है भी कि थूकना 500 रुपये का जुर्म है, तब भी और सरकार मना नहीं कर पा, मतलब कर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है, तो लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ेंगे, अन्यथा आगे बढ़ जाएंगे हम। 9th का आंसर बी है सॉफ्ट स्टेट। अब इन्होंने अच्छा किसी के बुक का नाम दिया है एशियन ड्रामा करके। एशियन ड्रामा देखो ये जो हमारा है ना सब कॉन्टिनेंट, नहीं यहाँ पे साउथ एशिया बोलेंगे, जब खराब आए बात तो वहाँ पे साउथ एशिया बोल लिया करो जहाँ अच्छी बात है वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल लिया करो, तो यहाँ पे बुरी बात है तो यहाँ पे हम साउथ एशिया बोल लेते हैं। तो साउथ एशिया के बारे में कोई बुक लिखा है एशियन ड्रामा, गुन्नार मिड्राल ने, उसमें इन्होंने बताया है, क्या बताया देखते हैं। कि यहाँ पे लोगों के पास इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, वही जो मैं कह रहा था सॉफ्ट स्टेट, और इनडिसिप्लिन की वजह से लोग, सरकार अपना कानून पालन नहीं करवा पाती है और लैक ऑफ रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर विकसित देशों में ऐसा देखा जाता है, क्योंकि सिविक सेंस कम होती है। वो उसका कारण एक तो बहुत समय से कल्चरल वाला भी हो गया, या फिर इंपीरियलिज्म भी हो गया, बहुत सारी रीज़न है उसके, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता है, जब समय लगेगा चेंज हो जाएगा, या तो फिर चाइना जैसे बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिगार्डिंग द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। बिल्कुल ठीक है, कलकत्ता ही सबसे पास में, नहीं जियोग्राफिकली देखें अगर तो सबसे पास में तो मुझे लगता है मद्रास होगा, मद्रास हाई कोर्ट, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है अंडमान वाला, तो ये ठीक है। द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ अ यूनिक पोजिशन ऑफ बीइंग कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखो ये पहले था ऐसा, गुवाहाटी हाई कोर्ट को आसाम हाई कोर्ट कहते थे तब, तो उस टाइम पे पहले तक तो था, मुझे याद है जहाँ तक 75 के आस, मतलब पहले ऐसा था कि पूरा सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक ही हाई कोर्ट था, लेकिन अभी अलग अलग कर दिया है। मेघालय का, मणिपुर और त्रिपुरा का अलग हाई कोर्ट है, और 3 का नागालैंड का और अरुणाचल का और मिजोरम का और आसाम का तो है ही, तो ये 4 एक में है और वो 3 अलग में, अलग अलग उनका है अपना, तो ये बात गलत है, पहले था ऐसा। इसका आंसर ए हम लगाते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। 10th का ये बिल्कुल ठीक है ये। तो कोलकाता हाई कोर्ट भारत में सबसे पुराना है, ये बना था उस टाइम, आया था ना जो चार्टर्ड एक्ट आते हैं उसमें किसी में बना था ये,
उसके बाद मद्रास और मुंबई वालों को इसके अंडर रखा गया था। तो अभी फिलहाल अंडमान और निकोबार इसके अंदर जुरिस्डिक्शन में आता है। ज़्यादातर जो यूनियन यूटीज होती है वो किसी स्टेट के साथ ही क्लब कर देते हैं। दिल्ली का अलग हिसाब है, दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है। तो अब इसमें छोड़ो, ये दुनिया की कहानी लिखा है, ये सब हमें नहीं देखना। हमें ये देखना है कि गुवाहाटी है कि नहीं। देखो गुवाहाटी में है अभी फिलहाल। इसका 3 बेंचेस अलग अलग है। नागालैंड में बेंच है, ये अलग कोर्ट नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में रहता है ना एक प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसका बेंच है लखनऊ बेंच। तो वैसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट के 3 अलग अलग बेंचेस है, वो अलग कोर्ट नहीं काउंट कर सकते। लेकिन मेघालय मणिपुर त्रिपुरा के यहाँ पे कहीं दिया है, यहाँ पे देखो दिया है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का अलग अलग अपना हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न हम करते हैं। In which of the following sets are all the states were union territories before attaining statehood? देखो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका हमने पहले ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है किसी टेस्ट में। आम गुनाही मेघ मंत्री मैंने निमोनिक बताया था, ग्रुप में भी भेजा था। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी ने पूछा था ग्रुप में कि दोबारा से भेजने को, तो मैंने भेजा था उसका। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, और नहीं भी है तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे उड़ीसा को तो हम सबसे पहले काट देंगे। उड़ीसा को 1912 में बनाया था ना वो, बंगाल से अलग करके फिर बिहार उड़ीसा अलग बना था। तो उड़ीसा जहाँ जहाँ दिखता है इसको हम काट देंगे। तो 2 ऑप्शन तुम्हारे ऐसे चले गए। अब देखो, और सिक्किम हमें पता है ये प्रोटेक्टोरेट था, ये राजाओं के अंदर था। मतलब वहाँ पे फिर वो हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, फिर भारत के साथ जुड़ा था। तो ये यूटी नहीं था, इसको तो अमेंडमेंट करके एक्ट से जोड़ा गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था यार, 75 में आया था। 36 अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को जोड़ा था, ठीक है, भारत में। तो ये यूटी नहीं था, वो सीधे राज्य बना था। तो सिक्किम भी काट देते हैं, उड़ीसा काट देंगे, तो हमारे पास यही आंसर बच जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे इसको करना था, सीधे सीधे, अगर आता याद नहीं है तो हमने देख लिया। अब मणिपुर बना बाद में यूटी से। हिमाचल को देखो पंजाब से काट के बनाया था। पंजाब हरियाणा और हिमाचल एक में था, तो पहाड़ी राज्यों को हिमाचल कर दिया। जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन था उसको हरियाणा कर दिया, हिंदी वाले को, और बाकी जो बचा वो पंजाब रह गया। और मिजोरम भी आसाम से अलग हुआ था। तो ठीक है, जो शुरू शुरू में बने थे ना पार्ट ए बी सी करके, तो ये शायद सी वाले में थे ये लोग। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 11th का। इसका वो निमोनिक देख लेना, ग्रुप में होगा, वहाँ से मिल जाएगा। तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मिल जाएगा वहाँ पे। अभी रिसेंटली किसी ने पूछा भी था। तो हिमाचल प्रदेश 1966 में बना है पंजाब से, ठीक है। पंजाब से देखो हरियाणा में बना था। हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को हरियाणा बना दिया था, पंजाब को पंजाबी, और जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल कर दिया, और चंडीगढ़ सब इन दोनों को कॉमन कैपिटल बना दिया। मिजोरम को 72 में बनाया। उड़ीसा तो कभी था नहीं यूटी। और देखो 1912 में बंगाल से उड़ीसा और बिहार साथ में अलग हुए, और 36 में उड़ीसा और बिहार अलग हो गए, ठीक है। मैंने 12 बताया था पीछे, तो वो बंगाल से अलग होने का ईयर था। और सिक्किम तो 47, मतलब ये तो भारत जैसे अभी भूटान को कह सकते हैं कि उसमें भारत का वहाँ पे सेना रहती है, तो वैसे ही कुछ कुछ हिसाब मान लो सिक्किम का भी था। उससे भी ज़्यादा, उससे कम इंडिपेंडेंस था, लेकिन प्रोटेक्टोरेट था, मतलब कोई आक्रमण करेगा तो भारत सरकार देखेगी। फिर बाद में वहाँ पे रेफरेंडम वगैरह करा के 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में ले आके भारत को राज्य बना दिया इसको। और ये कई बार क्वेश्चन सिक्किम का तो पूछता ही रहता है इधर उधर। मणिपुर का 1949 में इन्होंने, मतलब पार्ट सी में थे, 7 शेड्यूल अमेंडमेंट करके, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये फुल्ली फ्लेज स्टेट 1972 में, ठीक है। पहले यूटी था ये। मणिपुर में देखो यूटी पहले रहता है जहाँ पे कुछ दिक्कत रहती है, फिर बाद में जैसे अभी जम्मू कश्मीर का ले लो, अभी यूटी है, कुछ कुछ दिक्कत रहती है, तो अभी उसको बाद में बना देंगे फुल स्टेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द, अगला प्रश्न कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में होता है कि केवल सलाह देने वाला, या सलाह कोई मांगे तब, या फिर खुद से भी देने वाला। और ये कवर होता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 143 है, इसको हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति 143, ठीक है। तो ये सही है। इसका 143 आर्टिकल हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है। Advisory jurisdiction of Supreme Court in the Constitution of India is sourced from the Government of India Act of 1935। बिल्कुल सही है। देखो जो जितने भी हम देखते हैं ना सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहाँ कहाँ से सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिया या फिर जो भी चीज़ें लिया, तो उसमें 1935 बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करता है। उसके बाद आया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लेकिन वो सिर्फ स्वतंत्रता और बाइफर्केशन, पाकिस्तान को अलग करने का वो कानून था। जो भी उस टाइम भी कानून फॉलो हो रहा था वो 1935 वाला ही हो रहा था। तो जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये लिया है 1935 से ही, ये बात सही है। लीगल ओपिनियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
देखो बाइंडिंग नहीं होते हैं। दो तरीके के प्रश्न पूछ सकता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से। एक होता है जो कि लॉ, जो कि कानून बन रहा है या फिर कुछ रीसेंट की चीज़ों पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर देगा प्रेसिडेंट को, मतलब मना भी कर सकता है। और एक होता है कि कुछ ऐसी ट्रीटी जो कि संविधान बनने से पहले की हैं, जैसे आज़ादी के पहले की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है राष्ट्रपति को अगर कुछ ओपिनियन मांगे तो लीगल ओपिनियन जो देगा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट पे, ऐसे किसी भी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होता ये, तो ये बात तो गलत कर देते हैं हम। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन सॉट बाय द प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे पूछ ही दिया जो मैंने बताया अभी, दो केस होते हैं, एक में होता है और दूसरे में नहीं होता है, तो किसने किसको माना होगा? तो 100% तो नहीं कह सकते ना, हमेशा तो नहीं होते, तो इसको तो गलत ही मानेंगे हम, क्योंकि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी देखें तो उसमें ऑब्लिगेटरी होता है, और उसके बाद वाले कुछ कानून बन रहे हैं उस पर ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। तो इसने ब्लैक एंड व्हाइट पूछा है, ऑब्लिगेटरी लिखा है, तो ये हम इसको गलत ही मानेंगे। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 12th का आंसर केवल पहला ही सही है, तो फिर आंसर इसका ओनली 1 हो जाएगा। आंसर ये होना चाहिए इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ठीक है। 143 इसका आर्टिकल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। इसको लिया गया 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और भारत में दो टाइप के सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हमेशा बाइंडिंग नहीं होता है राष्ट्रपति पे। और दिया नहीं क्या वो, दो टाइप, देखो टू कैटेगरीज होते हैं वो, जो एक पहले वाला और एक बाद वाला, मैंने बताया दिया ये। तो एक में सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, और दूसरे वाले में बाउंड नहीं होता है, ये रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं बताना कुछ भाई, अपना अपना देख लो सब लोग। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 वाज, देखो एक एक्ट आया था 1909 में, उसके बाद आया था एक 1919 में। अब 1909 वाला मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स था, और 1919 वाला मोंटेगू चेम्सफोर्ड था। 1909 में इन्होंने बहुत सारे कांड कर दिए थे, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट, बहुत कुछ कर दिया था। और उसके पहले इन्होंने बहुत काम कर दिए थे, इतने सारे चार्टर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए थे ये, तो इतना हैफजार्ड हो गया था इनका कानून, तो उसको इकट्ठा करना था जो ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन में इनको दिक्कत आ रही थी। तो 1915 काफ़ी अलग ईयर है, 1909 1929 ऐसे हम देखते हैं, लेकिन 1915 में इन्होंने जो भी पहले से कानून बने थे सबको इकट्ठा करने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए थे। 1915 का यही था, कुछ विशेष इसने बदला नहीं था, सिर्फ जो कानून पहले से एग्जिस्टिंग थे सॉरी, उनको एक साथ ले आया था ये। पढ़ते क्या दिया है, द इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, गलत बात है। इसको किया था, इसको बाद में किया था, मतलब ये नहीं है 1915 वाला, ये हम पहले वैसे क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। लेज द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट इन इंडिया, ये भी गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट के तो बहुत सारे ईयर हैं, जैसे कि ये तो 1862 के आसपास से ही शुरू हो गया था, फिर 1919 में 35 में धीरे धीरे बढ़ता गया है, तो इसके कई सारे ईयर है, इसका कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं कह सकते। कंसोलिडेट ऑल द प्रीसीडिंग एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कंसर्निंग ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल ठीक है। कंसोलिडेट करने के लिए ले आए थे जो भी पहले के कानून थे सबको इकट्ठा करने के लिए। द कंसोलिडेट ऑल द ऑर्डिनेंसेस, नहीं ऑर्डिनेंस नहीं, कानूनों को पास्ड बाय द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ये गलत बात है, इसका आंसर सी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। 1915 में आया था ये पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, जो भी एक्ट पास करती थी सब इधर उधर बहुत सारा हो गया था, तो उनको करने में दिक्कत आ रही थी, तो जॉइंट कमेटी कोई बनाई है इन्होंने, इतना हमें नहीं जानना है डिटेल में यार, छोड़ो। ये बस याद रखना 1909 और 1919 के बीच में एक एक्ट आया था, पहले के जितने थे उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। Question number 14. Until the adoption of the Constitution of India, the administration of the Dominion of India was carried under which of the following plans and acts? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो ये तो गलत ही है, क्योंकि अभी मैंने इसका उस पर ऊपर एक्सप्लेनेशन बताया था कि सारे काम जो चल रहे थे वो 35 वाले से चल रहे थे, ये तो सिर्फ स्वतंत्रता दिलाने का एक्ट था। तो ये पूछ रहा है कि डोमिनियन बनने के बाद कौन से एक्ट से, तो इसका 1935 है, क्योंकि संविधान बनने के बाद भी उसमें भी तो इंक्लूड किया, तो यही होगा इसका आंसर, बी ही हो जाएगा। माउंटबेटन प्लान तो कुछ भी नहीं है, और 1919 वाला तो कुछ भी नहीं इससे रिलेटेड। डोमिनियन के बारे में पूछा तो 1935 भी होना चाहिए आंसर। देखते इसका 14th का बी होना चाहिए, 14th का बी बिल्कुल ठीक है। अब माउंटबेटन प्लान देखो, जब भारत को अलग अलग बंटवारा करने का प्लान था वही था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसमें बन गया एक नया देश जिसको हम आज के टाइम पे पाकिस्तान कहते हैं,
तब भी कहते थे। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, मतलब ब्रिटिश का यहाँ पे साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन भारत फिर भी उसके बाद भी डोमिनियन रहा था। लेकिन ये याद रखना, पाकिस्तान उसके बाद अलग बन गया था। डोमिनियन वो भी थे, लेकिन उनका गवर्नर जनरल अपना वो जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो बन गए थे, लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल थे यही रह गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन ही। ये ऊपर हमने किसी टेस्ट में क्वेश्चन किया भी था। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन, तो यही एक्ट था, दोनों का काम इसी से चल रहा था। रिपब्लिक तो पाकिस्तान बहुत बाद में बना था, भारत तो 1952 में बन गया था, 1950 में, और पाकिस्तान 1956 में बना था शायद उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन, तब से 2-3 बार बदल चुके। अगला प्रश्न, द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय, देखो जिस वाले में, ये बस इसको जनरल नहीं मानना, मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ ट्रिक, ज़्यादातर जो ग्लोबल रहता है नाम में, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, उस रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन इसके नाम से पकड़ के हम पढ़ के पता कर सकते हैं कि इसका नाम होगा कॉपरेशन, आपस में सहभागिता, सबको एक साथ ले आता होगा, सब चीज़ें कराने के लिए कराता होगा, और नाम में ग्लोबल है तो इसका हम लॉजिकल गेस कर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रिक है उसके हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब सोच के करते हैं कि कैसे करना है। वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है इसका आंसर। स्कॉक, इस देखो स्कॉक पे हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, एक जो बताया था यूएन के 6 मेंबर होते हैं, उसमें से एक होता है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल। ये क्राइम वाला कोई क्वेश्चन आया था पिछले किसी टेस्ट में, उसमें हमने किया हुआ है। यूएनएफसीसी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इन्वायरमेंट के टेस्ट में। तो यूएनएफसीसी तो नहीं होगा, एक ऑपरेशन वाला है तो बैरोमीटर रिपोर्ट, और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल भी नहीं होगा शायद। ये दोनों में से कोई हो सकता है, और क्योंकि ग्लोबल है इसके नाम में तो ज़्यादा चांस मैं लूंगा WEF पे। आंसर देखते इसका 15th का बी है, ठीक है। रिपोर्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहते हैं, लेकिन ग्लोबल दिखे तो मतलब हमेशा नहीं, लेकिन चांस ले सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है इसका आंसर। अब ये टूल है सबको एक साथ ले आने का, आपस में बातचीत करने का। इसका 5 पिलर्स है, ट्रेड, कैपिटल, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट एंड नेचुरल कैपिटल, हेल्थ एंड वेलनेस। सब कुछ तो इसमें है ही, फिर तो कोई रिलीज कर सकता है, लॉजिक लगेगा नहीं वहाँ पे, वो यूएनएफसीसी है ये सब। अब ये 71 में बनाया, हमने देखा है पहले ये सब बहुत। देखो इनके जो मेजर रिपोर्ट्स हैं ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ये, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट ये, और इसका भी नाम देखो ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, तो ऐसे करके थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। हाँ, संविधान में बदलने का शक्ति तो सेंटर, यहाँ पे पार्लियामेंट वैसे लिखना चाहिए इनको कायदे से, सेंटर लिखा है तो मेरे हिसाब से तो पार्लियामेंट लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है, सेंटर में ही तो पार्लियामेंट है। द पावर टू अमेंड द प्रोविजन कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर लाइज विद द सेंटर एंड द स्टेट्स ओनली हैव एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल तो है, जैसे अगर कोई ऐसा कानून ले आता है जिसका असर पड़े फेडरल स्ट्रक्चर पे, तो उस पर स्टेट्स भी, आधे स्टेट्स को वोटिंग करनी होती है। तो क्या पूछा है, द पावर टू अमेंड द प्रोविजन कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर लाइज विद द सेंटर एंड द स्टेट्स ओनली हैव एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो वोट करके इस पर निर्धारण भी कर रहे हैं, तो सिर्फ एडवाइजरी रोल तो जैसे नहीं है, जैसे कि राज्यसभा करती है मनी बिल के लिए, तो इसको हम गलत मानेंगे। और ये वाला फ्रेमिंग तो सही नहीं है, पार्लियामेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन सेंटर लिखा है तो पार्लियामेंट में ही सेंटर है, सेंटर ही पार्लियामेंट है, तो इसको सही करते हैं। देखते हैं आंसर इसका 16 का फर्स्ट आंसर लगा के, या तो फिर आंसर इसका डी भी हो सकता है, देखते हैं, लेकिन पहला सही लग रहा है 16 का ए, ठीक है। ये तो पता ही है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको पार्लियामेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे यूएसए का मान लो, और भारत में तो क्वासी रिजिड है, मतलब थोड़ा रिजिड है और थोड़ा लीनियंट है, बीच का है। तो सेंटर स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एडवाइजरी नहीं होता है, इनको पास कराना होता है, अप्रूव्ड बाय हाफ स्टेट, इसलिए सिर्फ एडवाइजरी नहीं कह सकते। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द रूफटॉप सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, आया था पीएम सूर्यघर बिजली योजना, उसमें हमने किया था। इट इज एन ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम दैट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू एनी वाइडर इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। ऑफ ग्रिड नहीं है, ऑन ग्रिड है, जैसे कि अगर इस पे आपका बिजली उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है तो आप ग्रिड में भेज के पैसे भी कमा सकते हैं। यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप बिजली बनाए अपना खुद, ज़्यादा होती है तो सरकार खरीदेगी आपसे। तो ये ऑफ ग्रिड नहीं, ऑन ग्रिड है, गलत है ये।
इसमें इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा। अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता होती है तो आप ले भी सकते हैं, और आपका उत्पादन क्षम जितना है, आपकी कैपेसिटी आवश्यकता अनुसार ज़्यादा हो रही है तो आप वापस भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, तो ये गलत है। इट जनरेट्स एसी पावर विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू डीसी बाय इन्वर्टर। देखो सोलर पावर जो पीवीसी सेल होते हैं वो डीसी बनाते हैं, उसको हम बिजली यूज़ करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट में बनाते हैं या डायरेक्ट करंट बनाते हैं। ये उल्टा ही लिखा है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो सोलर पैनल होते हैं वो डीसी करंट ही बनाते हैं। बैटरी से भी जो हमें बैटरी में चार्ज होता है वो डीसी में ही होता है, फिर उसको हम एसी में यूज़ करते हैं इन्वर्टर एज ए लाइट। 17th का आंसर डी है। और ये हमने ऊपर देखो, जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी उद्घाटन किया था। इसमें यही था कि आप अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाएं, सरकार उसमें सब्सिडी देगी, अभी भी दे रही है। तो बाकी कहानी हमने ऊपर देखी हुई है, तो इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। रिगार्डिंग स्पेशल लीव पिटीशन, और एक दो क्वेश्चन करके बंद करेंगे इसको। रिगार्डिंग स्पेशल लीव पिटीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जजमेंट फ्रॉम द मिलिट्री ट्रिब्यूनल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल जो 136 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट का ये अलग से, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अपने पे है कि उनकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, ऐसा रहता है। ये स्पेशल लीव पिटीशन के कुछ कुछ नियम कायदे भी हैं, जैसे कि अगर हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है तो जिस दिन से वो होगा आपका जजमेंट आएगा उसके 60 दिन के अंदर आपको अप्रोच करना होता है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन के लिए, उससे लेट नहीं कर सकते आप। और 32 में क्या दिया तो, और ये मिलिट्री कोर्ट ट्रिब्यूनल वगैरह पे जो जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह होगा तो उस पर आप स्पेशल लीव पिटीशन नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट से, तो ये बात सही है। और देखते हैं स्पेशल लीव पिटीशन कैन बी फाइल्ड वेयर देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। अगर आप लगता है ऐसा कि अन्याय हो रहा है तो तभी फाइल करते हैं। इसका मेन रीजन ही यही है स्पेशल लीव पिटीशन का। अपील बाय स्पेशल लीव इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट वायलेशन तब कोर्ट जा ही सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने विवेकाधिकार पे है कि किसका केस लेना है, किसका केस नहीं लेना है और क्यों लेना है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा जैसे होगा। तो इसका 1 2 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया। 18th का डी है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 136 में दिया, ये बताई मैंने। और इसमें और क्या एक्स्ट्रा, अपील बाय स्पेशल लीव इज पावर दैट हैज टू बी एक्सरसाइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मतलब हमेशा नहीं मिलता है, ये कभी कभी बहुत ऐसा कुछ लगे कि नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है तभी देता है, मिलता है। ये आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिप्शन देता है कि किसका अपील एंटरटेन करना है, किसका नहीं करना है। देखो इसमें दिया नहीं है वो 60 दिन वाला, ये भी एक फैक्ट है। 60 दिन के अंदर जाना होता है सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से आपको दिक्कत हो जाए कोई तो स्पेशली पिटीशन लेना है। तो अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। देखो यहाँ पे फिर से आ गया ना वो जो ट्रिक बताया था मैंने ऊपर, आम गुनाही मंत्री वाला, या फिर उसका दूसरा ट्रिक मैंने भेजा ग्रुप में, वो देख लेना। एक सेकंड पानी पी लूं। इसमें पूछा क्या इन्होंने, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। दादर एंड नगर हवेली वाज कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या पूछा क्या इन्हें, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा इवेंट्स रिलेटेड, ठीक है। तो दादर नगर हवेली बना था कौन से ईयर में बना था, ये 1960s के आसपास बना था, ये 10th अमेंडमेंट था ये। तो ठीक है चलो देखते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश बिकेम ए फुल फ्लेज स्टेट। अरुणाचल बना था 87 में बना था ये अरुणाचल, ठीक है। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 87। और देखते हैं द स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफर्केटेड इनटू हरियाणा, ये 66 में हुआ था, ये 66 है ये इसका। तो 60 के बाद 66 आएगा, फिर 87 आएगा। द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड इन, नागालैंड बना था शुरू में, काफ़ी पहले बन गया था, ये युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसके बाद में 63 में बन गया था नागालैंड। तो ये इसका 63, तो इसका हो जाएगा 1432 इसका आंसर ए होना चाहिए। क्रोनोलॉजी ईयर वैसे याद तो होता नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से अच्छा बुरा जो भी हो बना के याद कर लेना हो जाए तो, और नहीं भी हो तो सोच के भी लॉजिकली कर सकते। जैसे नागालैंड का सोचा चाइना वॉर से, ऐसे कर लिया। हरियाणा पंजाब का तो याद ही रहता है ज़्यादातर 66। अरुणाचल काफ़ी बाद में हुआ था, तो मतलब कुछ बना लेना अपने हिसाब से, देख लो। इसका आंसर देखते हैं, वैसे यही होना चाहिए, इसका आंसर यही है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा इसका 10th अमेंडमेंट याद रखना, 1961 में हुआ था।
अमेंडमेंट नंबर तो याद ही रहना चाहिए, मेन से हैं जो 87 में आया था, 3 स्टेट बने थे, 23rd 4th 5th स्टेट बना था भारत का। अरुणाचल 97 में 87 में बना था, और पंजाब 66, ये तो पता ही है, ऊपर हमने देखा था, और 63 नागालैंड बना था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम, सही था आंसर हमारा ये। With reference to the latest development in the context terms like public key and private key are most likely used। देखो पब्लिक की प्राइवेट की जब व्हाट्सएप या फिर ऐसा कोई मैसेज हम देखते हैं तो देखना उसमें लिखा, ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है मैसेज जब शुरू करते हैं तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिसको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बहुत लोग देख सकते हैं, तो जिसके चैनल में ब्रॉडकास्ट करेंगे उसको दिखेगा, तो उसको हम एग्जांपल ले सकते हैं पब्लिक की। अगर हम व्यक्तिगत चैट कर रहे हैं किसी के साथ तो वो मैसेज सिर्फ उसी को दिखेगा और बीच में दिखेगा नहीं, ऐसा सब लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनक्रिप्शन एंड टू एंड होता है लेकिन देखने वाले लोग देख लेते हैं जिसके पास शक्तियां हैं। तो प्राइवेट की हो गया, पब्लिक की हो गया, इनक्रिप्शन एंड टू एंड होता है, तो उसी को हम वहीं उसी के साथ ये आता है रिलेटेड, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल मैसेजेस में व्हाट्सएप में भी होता है, टेलीग्राम में सब में होता है, टेलीग्राम का थोड़ा ज़्यादा है। 3D प्रिंटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, फार्मास्यूटिकल से भी नहीं लेना देना है, वर्चुअल लॉग से भी गलत है। इसका आंसर ये होगा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल मैसेजेस, और व्हाट्सएप इसका जीता जाता है एग्जांपल है। आंसर देख लेते हैं हम, एंड टू एंड एनक्रिप्शन इसी को कहते हैं। सिर्फ इसमें देखो देखोगे भी तो उसमें आएगा, पता नहीं आता है नहीं व्हाट्सएप में, उसमें दिखाता है कि योर की आता है, एक इनक्रिप्शन की बहुत बड़ा डिजिट का होता है, तो वो सिर्फ जो दोनों के पास होगा उनको ही अपना एक दूसरे का मैसेज दिखेगा। जब टेलीग्राम में भी अगर हम कॉल करते हैं तो देखना लोगो बन के आता है, कई सारा 4-5 ऐसा इमोजीज बन के आता है, तो जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो जिसके सामने वाले पे जाते हैं उसके पे भी एग्जैक्ट सेम इमोजी आएगा, अगर सेम आता है तो उसको हम ये मान के चलते हैं ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। और बाकी कथा कहानी है इसमें, पढ़ लेना, कुछ ऐसा है नहीं, बस पब्लिक और प्राइवेट की में फ़र्क पता होना चाहिए। प्राइवेट में कॉन्फिडेंशियल होता है ऑनर के लिए, और पब्लिक में जिसके लिए हम भेज रहे हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्ट भी करने तो उनके लिए होगा ये, सिर्फ उनको दिखेगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी ऑफ द अबव, इस पे देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, पिछले 1-2 साल के अंदर ही। हाउ मेनी ऑफ द अबव एग्जाम लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल याद करने का तरीका पता ही है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो जो उसमें आता है टीयर्स ऑफ ओल्ड, एल से लैंग्वेज हो गया, तो 8th शेड्यूल हमारा है लैंग्वेज का। अब देखो इसमें क्या पूछा है, कौन कौन सी भाषाएं हैं, मैथिली है, बिल्कुल है, ये तो हुआ था सबसे लास्ट में, यही तो ऐड हुआ है अभी, कौन से ईयर में ऐड हुआ था मैथिली, 2003 में अटल जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे हुआ था। बोडो भी शायद तभी हुआ था, डोगरी हुआ है, मणिपुर तो पहले हो गया था। तो ये चारों ही हैं 8th शेड्यूल में। और इसका तरीका याद करने का, जो अभी फिलहाल 22 भाषाएं हैं भारत में जो ऐड हैं इसमें 8th शेड्यूल में। देखो जब बना था संविधान हमारा तो उसमें 14 थे पहले, ठीक है, उसके बाद एक ऐड हुआ था 1963 में 21st अमेंडमेंट से, सिंधी था वो, उसके बाद ऐड हुआ 3 71st अमेंडमेंट से, उसके बाद ऐड हुए और 4 2003 में, उसके बाद से कुछ ऐड नहीं हुआ था, टोटल करके 14 + 1 + 3 + 4 = 22 हो गए थे हमारी भाषाएं। आंसर देखते हैं, इसका आंसर डी होगा, और कुछ देखने का है नहीं इसमें। 21st का आंसर डी है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली लिखा है, एच होगा यहाँ पे। और 8th शेड्यूल में 14 भाषाएं थी पहले, फिर ऐड करके अभी फिलहाल 22 है, यहाँ पे क्या लिखा है सब 18 22 है, देखो यहाँ पे 22 है ना, 22 है टोटल। अगला प्रश्न करते हैं, या फिर यहाँ पे इसको यहीं पे बंद करते हैं, अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं, 3 से 4 सेशन लगेगा। देखो ज़्यादा क्वेश्चन करने में ना हो नहीं पाता है, फिर वो गैप हो जाता है। अगर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करें कि एक सेशन में ही 50 कर लें तो फिर ऐसे गैप हो जाता है, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो इसको यहीं पे बंद करते हैं, फिर अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे जब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।